नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक में सिद्धारमैया सीएम, शिवकुमार डिप्टी होंगे। बहुमत हासिल करने के 5 दिन बाद कांग्रेस का ऐलान, डीके बोले पार्टी हित में राजी हुआ। जी हां दोस्तों, 5 दिन की मान मनोबल और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद कर्नाटक सीएम के लिए अड़े शिव कुमार आखिर मान गए हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम और वे डिप्टी सीएम होंगे। दोस्तों, कुछ देर में सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीके से बात की थी। इसके बाद ही वे डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार हुए। 10 घंटे के बाद गुरुवार दोपहर 12 बजे केशव वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका औपचारिक ऐलान किया। इससे पहले सुबह शिव कुमार ने कहा कि मैं पार्टी के फार्मूले पर राजी हूं। आगे लोकसभा चुनाव है और मैं जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूं। पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सहमति दी है। डीके के भाई और सांसद डीके सुरेश ने कहा कि मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूं। दरअसल दोस्तों, डीके सीएम बनना चाहते थे, लेकिन आलाकमान पहले ही सिद्धारमैया का नाम तय कर चुका था। इस फैसले पर डीके को मनाने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बीच कई दौर की मीटिंग्स हुई। हालांकि इनमें कोई नतीजा सामने नहीं आया था। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि सब में सहमति हो जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में केरला स्टोरी से बैन हटाया। कहा 32,000 महिलाओं के धर्म परिवर्तन पर डिस्क्लेमर लगे, फिल्म हम भी देखेंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा है कि फिल्म देखने वालों की सुरक्षा भी तय की जाए। कोर्ट ने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट देने के खिलाफ भी याचिकाएं दाखिल की गई है। इन पर सुनवाई से पहले हम भी यह फिल्म देखना चाहेंगे। दरअसल दोस्तों, अदालत ने कहा है कि इस फिल्म में 32,000 महिलाओं के इस्लाम कबूल करने वाले आरोप पर डिस्क्लेमर लगाया जाए और प्रोड्यूसर से यह काम 20 मई को शाम 5 बजे से पहले करें। आम जनता की असहिष्णुता और अहमियत देकर अगर कानून का ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो हम फिल्म का यही हाल होगा। राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून व्यवस्था को कायम रखे। दोस्तों, फिल्म प्रोड्यूसर की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने भी माना कि 32,000 महिलाओं के इस्लाम कबूल करने को सही ठहराने का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे डिस्क्लेमर में दिया जाएगा। फिल्म पर पश्चिम बंगाल में सरकार ने, जबकि तमिलनाडु में थिएटर्स ओनर्स ने बैन लगाया था। कोलकाता और मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट अब इन दोनों हाईकोर्ट के फैसले पर गर्मियों की छुट्टियों के बाद 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तमिलनाडु सरकार ने फिल्म मेकर्स के शेडो बैन करने के आरोप का भी खंडन किया था। सरकार ने कहा था कि फिल्म को 19 मल्टीप्लेक्स में रिलीज किया गया था और फिल्म मेकर्स के पास ऐसा कोई लिखित में सबूत भी नहीं है जिसमें सरकार की तरफ से फिल्म स्क्रीनिंग बंद करने की बात कही गई हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नहीं रहे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन एसपी हिंदुजा, 78 साल की उम्र में लंदन में हुआ निधन। जी हां दोस्तों, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन एसपी हिंदुजा ने 87 साल की उम्र में लंदन में आखिरी सांस ली। यह जानकारी फैमिली स्पोक्सपर्सन ने दी। पिछले कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे। हिंदुजा ब्रदर्स फैमिली में कुल 4 भाई हैं, जिनमें वे सबसे बड़े थे। प्रवक्ता ने कहा कि एसपी हिंदुजा के देहांत से उनका परिवार शोकाकुल है। एसपी हिंदुजा एक विजनरी व्यक्ति थे। वे भारतीय मूल के ब्रिटिश अरबपति थे। उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ दोनों देशों में अपने संबंधों का तालमेल शानदार रखा। दोस्तों, 2020 संडे टाइम्स रिच लिस्ट के मुताबिक हिंदुजा ग्रुप के हिंदुजा ब्रदर्स की कुल संपत्ति $16 बिलियन थी। हिंदुजा ग्रुप का कारोबार बैंकिंग, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी और ऑटोमोटिव में है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। किरेन रिजिजू से वापस लिया गया कानून मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का जिम्मा सौंपा गया। अर्जुन राम मेघवाल होंगे नए कानून मंत्री। जी हां दोस्तों, सरकार ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू का विभाग बदल दिया है। रिजिजू को अब अर्थ साइंस मंत्रालय दिया गया है। रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर होंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मेघवाल के पास संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का जिम्मा भी है। रिजिजू के अलावा कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का भी मंत्रालय बदला गया है। उन्हें अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है। दोस्तों, रिजिजू को रविशंकर प्रसाद की जगह जुलाई 2021 में कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। 2019 में उन्हें खेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। रिजिजू जजों पर टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहे। उन्होंने कॉलेजियम को लेकर भी कहा था कि देश में कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। रिटायर्ड जजों पर भी बयान दिया था। कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए, ऐसा उन्होंने कहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इमरान खान के घर से भाग रहे 8 लोग हुए गिरफ्तार। पुलिस ने
कहा नहर के रास्ते भागना चाहते थे, ऑपरेशन के लिए स्पेशल टीम तैयार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी वक्त रेड कर सकती है। पंजाब प्रांत की केयरटेकर गवर्नमेंट के मुताबिक खान के जमान पार्क वाले घर में 40 आतंकी छिपे हैं। उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करने का अल्टीमेटम दोपहर 2 बजे खत्म हो गया। इस बीच एक पुलिस अफसर ने मीडिया से कहा कि हमारी टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग जमान पार्क से भागने की कोशिश कर रहे थे, इनसे पूछताछ की जा रही है। एक पुलिस अफसर ने मीडिया से कहा कि जमान पार्क के करीब एक पुल है, इसके नीचे नहर है। पुलिस ने पुल पर पहले ही चेक पोस्ट लगा रखा था, लिहाजा कुछ लोग नहर के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे थे। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग और ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी टीम को देखकर वापस जमान पार्क चले जाते हैं। हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि जमान पार्क में कई लोगों को छिपाया गया है। जैसे ही ऑर्डर मिलेगा सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन शुरू कर देगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर से मोहभंग। पिछले एक साल में 60% अमेरिकी यूजर्स ने ट्विटर को अलविदा कह दिया। जी हां दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था। इसके बाद से ट्विटर में कई सारे बदलाव देखने को मिले। इन बदलावों में एक प्रमुख बदलाव दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के लोगों का मोहभंग होना है। कई लोगों का मानना है कि एलन मस्क ने ट्विटर को पहले जैसा नहीं छोड़ा। इसका प्रमाण अब एक नई रिसर्च रिपोर्ट में सामने आया है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले एक साल में 60% अमेरिकी यूजर्स ने ट्विटर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एलन मस्क के मालिक बनने के बाद लोगों ने ट्विटर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों ने अपने ट्वीट अकाउंट डिलीट नहीं किए हैं, बल्कि लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पायलट गहलोत में दरार के बाद चुनाव से पहले राजस्थान में आया नया तूफान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक नए संकट में फंसती नजर आ रही है। यहां राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक नया संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। एक स्थानीय रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार का समर्थन करने वाले अधिकांश निर्दलीय विधायक और बसपा से पार्टी में शामिल हुए विधायकों ने टिकट गारंटी की मांग की है। एक खबर के अनुसार 5 विधायकों ने राजेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर राज्य पार्टी के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन के सामने यह मांग उठाई। उन्होंने कहा है कि बसपा विधायकों में नाराजगी और असंतोष है। पिछली बार जब हमने सरकार के साथ गठबंधन किया था तो 6 में से 3 विधायक मंत्री बने और 3 संसदीय सचिव बने। हमें इस बार समान भत्ते नहीं मिल सके। पूर्व बसपा नेता ने भी मीडिया को बताया था कि कुछ मंत्रियों का हमारे प्रति जिस तरह का रवैया है उससे निश्चित रूप से हमारे विधायकों में अविश्वास पैदा होगा। हालांकि इस बार गूढ़ा अब तक खामोश हैं। खबरों की माने तो वे सचिन पायलट खेमे में शामिल हो गए हैं और इससे लिए उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पायलट खेमे के 18 समर्थक कांग्रेस आलाकमान के साथ समझौता कर लेते हैं तो इससे उनके साथी गुड़ा को भी फायदा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पतंजलि प्रोडक्ट में नॉन वेज मटेरियल का आरोप लगा। वकील ने कहा दंत मंजन में कटल फिश मिलाई, कंपनी स्पष्टीकरण दे। जी हां दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनी पतंजलि को अपने डेंटल केयर प्रोडक्ट में नॉन वेजिटेरियन पदार्थ का इस्तेमाल करने पर लीगल नोटिस भेजा गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी अपने दिव्य दंत मंजन में समुद्र फैन कटल फिश नाम का मांसाहारी पदार्थ यूज करती है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि नॉन वेजिटेरियन पदार्थ के इस्तेमाल के बावजूद उस प्रोडक्ट पर ग्रीन यानी कि वेजिटेरियन लेबल दिया गया है। पतंजलि को यह लीगल नोटिस एडवोकेट शाशा जैन ने भेजा है। इस नोटिस में कंपनी से 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। ट्विटर पर शेयर किए गए पोस्ट में शाशा ने दिव्य दंत मंजन और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स की फोटो भी शेयर की है। शाशा ने कहा है कि यह हमारे समुदाय और अन्य सहकारी समुदायों की भावनाओं को आहत करने वाला है। दरअसल दोस्तों, शाशा जैन ने कहा कि दिव्य दंत मंजन में नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट समुद्र फैन का उपयोग और इसकी वेजिटेरियन प्रोडक्ट के रूप में मार्केटिंग और सेलिंग कंज्यूमर राइट्स और लेबलिंग रेगुलेशंस का उल्लंघन है। शाशा ने कहा कि मैं खुद आपकी कंपनी के कई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हूं, लेकिन अब मैं पतंजलि प्रोडक्ट्स को यूज करने में असहज महसूस कर रही हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रेडिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल हो जाएगा महंगा। 1 जुलाई से इस पर 20% टैक्स लगेगा। इससे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम हो सकता है। जी हां दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करना महंगा होने वाला है। 1 जुलाई से इस पर 20% टैक्स कलेक्ट एंड सोर्स यानी कि TCS लगेगा। केंद्र सरकार ने 16 मई को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नियमों में संशोधन किया। इस संशोधन के बाद इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का भारत से बाहर इस्तेमाल लिबरलाइज्ड
मेंटेनेंस स्कीम यानी कि LRS के तहत आ गया है। सरकार ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से ऐसा किया गया है। इस बदलाव के बाद क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम हो सकता है। 30 जून तक TCS रेट 5% रहेगा। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशंस में यह भी बताया गया है कि यह बदलाव भारत से विदेशी वस्तुओं सेवाओं की खरीद के लिए पेमेंट पर लागू नहीं होंगे। सर्विस जैसे कि न्यूज़पेपर या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का सब्सक्रिप्शन टैक्स पेयर्स ITR फाइलिंग में इसे क्लेम कर सकते हैं। भारत के बाहर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को अब तक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल 2000 के रूल 7 के जरिए LRS से बाहर रखा गया था। इस बार के बजट में TCS को 5% से बढ़ाकर 20% किया गया था। इसलिए 1 जुलाई से 5% की जगह 20% TCS लगेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में जल्द हो सकती है टेस्ला की एंट्री। एलन मस्क की टीम ने सरकार के साथ की मीटिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की जल्द ही भारत में एंट्री हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टेस्ला के अधिकारियों ने बुधवार को भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की इच्छा जताई है। हालांकि इसके बारे में अभी तक सरकार, टेस्ला या एलन मस्क की ओर से ऑफिशियल तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले पिछले साल भी टेस्ला ने भारत आने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब कंपनी और सरकार के बीच बात नहीं बन पाई थी। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार के साथ टेस्ला की फिर से मीटिंग ऐसे समय में शुरू हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी। कंपनी चाहती थी कि उनकी गाड़ियों को लग्जरी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जाए, लेकिन सरकार ने कहा था कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ या कम करने का कोई भी इरादा नहीं है। अगर आप यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं तो आपको रियायत देने पर विचार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा एक लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। लाल निशान में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 128 अंकों की गिरावट के साथ 61,431 पर बंद। SBI करीब 2% टूटा। जी हां दोस्तों, गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 128 अंकों की गिरावट के साथ 61,431 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 51 अंक फिसलकर 18,129 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली। दोस्तों SBI का शेयर आज 1.70% टूटा। इसके बाद इसका शेयर 9 रुपये 95 पैसे फिसलकर 576 रुपये पर आ गया। RBI ने SBI फंड्स मैनेजमेंट को HDFC बैंक में 10% तक हिस्सेदारी खरीदने की इजाजत दी है। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 की टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की, तो दोस्तों आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बजाज फाइनेंस, एयरटेल, कोटक महिंद्रा रहे, जबकि टॉप लूजर में डिविस लेबोरेटरी, अडानी पोर्ट्स और ITC रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर सस्ता हुआ सोना, 2 दिन में करीब 1,000 रुपए टूट गया भाव। जी हां दोस्तों, सोना चांदी फिर से सस्ता हुआ है। दिल्ली सराफा बाजार में इसका भाव 480 रुपए कम हो गया है और यह 60,070 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर मिल रहा है। चांदी की कीमत की बात की जाए तो दोस्तों चांदी भी आज 530 रुपए की कमी दर्ज की गई है चांदी के भाव में, और यह 72,750 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई। दोस्तों गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 500 रुपए और चांदी 450 रुपए सस्ती हुई थी। 2 दिन में गोल्ड की कीमत में करीब 1,000 रुपए की कमी आ चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट का असर घरेलू बाजार पर दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $2,000 के नीचे $1,975 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी $23.60 प्रति औंस के स्तर पर है। डॉलर में मजबूती के कारण सोने चांदी में गिरावट आ रही है। डॉलर के मजबूत होने का असर रुपये पर भी दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से जल्लू कट्टू को इजाजत मिली, सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में जल्ली कट्टू यानी कि सांडों को काबू में करना, कर्नाटक में कंबाला भैंसे की दौड़ और महाराष्ट्र के बैलगाड़ी दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों को अनुमति दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का अहम फैसला आ गया है। कोर्ट ने माना है कि जल्ली कट्टू तमिलनाडु की सांस्कृतिक गतिविधि है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में जल्ली कट्टू यानी कि सांडों को काबू में करना, कर्नाटक में कंबाला और महाराष्ट्र के
बैलगाड़ी दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों को सांस्कृतिक विरासत मान लिया है। तमिलनाडु द्वारा किया गया संशोधन अधिनियम 15A का उल्लंघन नहीं करता है। इस खेल को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसे प्रशासन सख्ती से लागू करे। अगर पशुओं के खिलाफ क्रूरता कानून का उल्लंघन हो तो कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है या नहीं, यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है। जब विधायिका ने घोषणा की है कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है तो न्यायपालिका अलग दृष्टिकोण नहीं रख सकती। विधायिका यह तय करने के लिए सबसे उपयुक्त है। बेंच ने नागराज में 2014 के फैसले से असहमति जताई कि जल्लीकट्टू सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WTC फाइनल से पहले BCCI का बड़ा ऐलान, इस शख्स को दी गई बड़ी जिम्मेदारी, 100% है सक्सेस रेट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC फाइनल खेलने को तैयार है। टीम इंडिया इस बार चैंपियन बनने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 7 जून से ओवल में फाइनल में भिड़ेगी। इस बहुप्रतिशत मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बड़ा ऐलान किया है। भारत ने टीम इंडिया के लिए मैनेजर की नियुक्ति की है जिसका सक्सेस रेट 100% है। BCCI ने WTC फाइनल 2023 के लिए अनिल पटेल को टीम इंडिया का मैनेजर नियुक्त किया है। अनिल पटेल गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन संघ के सचिव हैं। वह पहले भी भारतीय टीम के मैनेजर रह चुके हैं। साल 2017, 18, 19 में पटेल भारतीय टीम के मैनेजर रहे। अब अनिल पटेल के मैनेजर पद पर रहते टीम इंडिया ने 9 सीरीज खेले और सभी में भारतीय टीम इंडिया ने बाजी मारी, यानी कि पटेल का सक्सेस रेट 100% है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, टीम इंडिया में शामिल सभी खिलाड़ी 29 मई तक इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। इस समय भारतीय टीम IPL में खेल रही है। भारत ने 18 मैच खेलने के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। टीम इंडिया ने इस दौरान 10 टेस्ट मैच जीते और 5 में उसे हार मिली, वहीं 3 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे। भारतीय टीम को पिछली बार फाइनल में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों बात करें भारतीय स्क्वाड की तो इस मैच के लिए भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, KS भरत, ईशान किशन, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जयदेव उनादकट और मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों रिजर्व के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़, मुकेश कुमार और सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, समीर वानखेड़े ने दायर की रिट पिटीशन, दावा किया आर्यन ड्रग्स में जो भी कार्रवाई की वो सीनियर्स को पता थी, चैट्स भी सबूत में दी। जी हां दोस्तों, आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच करने वाले पूर्व NCP समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने बचाव में एक रिट दाखिल की है। इसके तहत उन्होंने चैट्स की कुछ कॉपी मुहैया करवाई है। इन चैट्स में वे अपने अधिकारियों के साथ आर्यन खान केस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। समीर के खिलाफ CBI ने आरोप लगाया है कि वे अपने अधिकारियों को संज्ञान में लिए बिना इस केस की जांच कर रहे थे। अब समीर ने अपने सीनियर ज्ञानेश्वर सिंह के साथ इस केस के सिलसिले में हुई बातचीत का पूरा चैट कोर्ट में सबमिट किया है। दाखिल रिट के मुताबिक आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में NCB के जोनल डायरेक्टर रहे। समीर वानखेड़े जांच और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी हर डिटेल्स NCP के निजी सत्यनारायण प्रधान, DDG अशोक मुत्था जैन और DDG ज्ञानेश्वर सिंह को समय समय पर देते रहे थे। चैट्स में जो अन्य बातें सामने आई है उनके मुताबिक DDG मुकेश मुत्था जैन ने समीर को निर्देश दिया था कि वो आर्यन की रिमांड के लिए और मजबूती से लड़े। अशोक ने इसके लिए समीर को और एक्स्ट्रा स्टाफ देने की बात भी कही थी। इस पूरे मामले में समीर पर आरोप लगाए कि उन्होंने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने KP गोसावी नाम के एक शख्स को जिम्मेदारी दी थी। KP गोसावी वही शख्स है जिसने NCB की गिरफ्त में रहे आर्यन खान के साथ सेल्फी ली थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता के भतीजे पर हाईकोर्ट ने 25 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। अदालत ने शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक की अर्जी खारिज कर दी। जी हां दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी की शिक्षक भर्ती घोटाले में ED और CBI को उनसे पूछताछ की अनुमति के आदेश पर फिर से विचार करने की अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने अभिषेक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। दरअसल दोस्तों 13 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश दिया था कि जरूरत पड़ने पर ED और CBI जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां अभिषेक से पूछताछ कर सकती है। साथ ही कहा था कि यह जांच जल्द की जाएगी। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को यह भी निर्देश दिया था कि मामले की जांच कर रहे CBI और ED अफसरों पर कोई FIR दर्ज न की जाए।
दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बंगाल में हुआ शिक्षक भर्ती घोटाला 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विसेज कमीशन एसएससी ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन कैंडिडेट्स के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखा गया। कुछ कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। ऐसे लोगों को भी नौकरी दी गई जिन्होंने टेट परीक्षा भी पास नहीं की थी। सीबीआई ने पिछले साल 30 सितंबर को पहली चार्जशीट पेश की थी। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 16 लोगों के नाम थे। ईडी ने पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। पार्थ 23 जुलाई 2022 से जेल में हैं। उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस राज्य का नाम जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है, तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकती है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।